Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon. लास्ट लेक्चर में किसी को डाउट है कोई? लास्ट लेक्चर किसी को डाउट है कुछ? एटम्स मॉलिक्यूल्स का जो डेफिनेशन देखे थे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लास्ट लेक्चर किसी को कोई डाउट है तो आप चैट में टाइप करके बताइए, क्योंकि आवाज आप किसी का आवाज नहीं रहा मुझे। अगर डाउट है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखे, फिर आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। बाकी लोगों का, नंदनी, कमलजीत, चलिए ठीक है, फिर मैं आगे देखता हूँ और स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन दिखता है तो मुझे वापस यस लिखना सब कोई। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. जो लास्ट टॉपिक था एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी में वापस से डील करूंगा। एक बार बता देता हूँ फिर से। एटॉमिसिटी जो है किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स में नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम्स को Sir, दिखाता है। उसमें से जो एटॉमिसिटी खास करके बड़े मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जैसे डायमंड हो गए या सल्फर हो गए या ग्रेफाइट हो गए, उनका एटॉमिसिटी 1 लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो काफी बड़े नेटवर्क सॉलिड्स माने जाते हैं, इस वजह से। प्रियांशु, sir. चैट में कुछ लिखिए, क्योंकि आवाज मुझे किसी का क्लियर नहीं सुनाई नहीं देता। आप चैट में लिखिए आपको जो डाउट हो। स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं वापस से डाल के फिर दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है सबको? Yes, sir. अभी स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक, चलो आगे देखते हैं। एटॉमिसिटी जो है वो हम देखे थे कि मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर ऑफ एटम्स को डिफाइन करता है, कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे या कंपाउंड्स में कितने एटम्स होंगे।
उस चीज़ को डिफाइन करता है। मैंने एक लिस्ट दिया था कि किस एलिमेंट का कितना एटॉमिसिटी होता है या कितना एटॉमिसिटी में वो पाया जाता है। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में कई बार पूछा जाता है, कई बार हमारे काम आते हैं ये। ठीक है, सबसे पहला मेथड है फिल्ट्रेशन मेथड। ये मेथड हम Yes, sir. जनरल मेथड्स है जो हम जनरली घर पे भी करते हैं अपने। अगर आपके ऑयल में, घर के तेल में कुछ गिर जाए तो हम उसको जनरली क्या करते हैं, छन्नी से छानते हैं ताकि जो सॉलिड गिरा है वो उसमें छन्नी में रह जाए, बाकी तेल उससे बाहर आ जाए। तो ये जो प्रोसेस है, सेम टाइप का प्रोसेस है। इसमें एक फिल्टर पेपर होता है जिसमें से हम बेसिकली वैसे वैसी चीजों को छानते हैं जिसका जो साइज है वो इस फिल्टर पेपर के छेद से बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि इसमें जो साइज होना चाहिए, जो चीज हमें छान के अलग करना है, तो उसका जो साइज होगा वो इस फिल्टर पेपर के छेद से ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सॉलिड्स को इस प्रोसेस से छानते हैं, क्योंकि सॉलिड्स आसानी से इस फिल्टर पेपर में फंस जाता है, बाकी जो लिक्विड्स वगैरह है वो इससे गिर जाते हैं। Filtration method है, it is a process in which the suspended solids are separated from the liquids or gases by pouring the mixture into a filter funnel। ये हमारा फिल्टर पेपर है, ये उसमें एक फनल में लगा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क, देन फिल्ट्रेट। और ये जो बीच में जो रेसिड्यू लिखा हुआ है, ये वो रेसिड्यू है या वो बचा हुआ हिस्सा है जो कि इससे छनने के बाद मिलता है। देन सेकेंड मेथड होता है डिस्टिलेशन का मेथड। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लिक्विड्स को अलग करते हैं या लिक्विड सॉलिड को अलग करते हैं इस मेथड से। जैसे आप एक चीज देखिए कि आपका जो पानी है, जो खारा पानी होता है, उसको अगर आप हीट करो तो होता क्या है कि उससे वाटर जो है वेपराइज करके बाहर चला जाता है, और जो सॉल्ट होता है, जो डिजॉल्व सॉल्ट है, वो सॉल्ट आपके उसमें रह जाते हैं। जैसे कई बार आप लोग गांव जाते हैं तो गांव में क्या होता है कि पानी बहुत मोटा होता है। मोटा होने का रीजन क्या है, तो उसमें सॉल्ट होते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, बड़े सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको फिल्टर करने के लिए या उस वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, ये एक बेसिक मेथड है डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें सॉल्ट और वाटर को हीट करके अलग किया जाता है। अब ये एक प्रोसेस मैंने दिखा रखा है, यहाँ देखिए, एक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर लिया गया है। एसीटोन एक आपका वाटर के साथ अगर मिक्स है तो इसको कैसे अलग करेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। ध्यान रखिए, डिस्टिलेशन जो मेथड है इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे ये काम करता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। जैसे वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से कम होता है। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो होगा क्या कि एसीटोन वाटर से पहले वेपोराइज करना चालू कर देगा, मतलब वेपर में बदलना चालू हो जाएगा। क्योंकि वेपर में पहले बदलेगा तो ये यहाँ से पहले निकलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर एक वो ऐसा डिवाइस है जिसमें वाटर फ्लो कराते हैं, मतलब एक साइड से पानी जाता है और एक साइड से पानी निकलता है। ठीक है, ये वैसा कंडेंसर है। इसके बीच से एक पाइप होती है, जो पाइप यहाँ से एसीटोन को लेके जाता है, और एसीटोन इस कंडेंसर की मदद से ठंडा होता है। यहाँ जो वेपर है वो एसीटोन यहाँ आने के बाद कंडेंस होता है, ठंडा होता है। ठीक, और फिर से वापस लिक्विड के रूप में हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो चूंकि ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो इसमें जो भी हम मिक्सचर लेंगे वैसे मिक्सचर होने चाहिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट का फर्क हो। ऐसा नहीं हो कि दोनों के दोनों बॉइलिंग पॉइंट सेम दिखाते हो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ फर्क होना ही चाहिए। तभी आप इसमें से दो लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं या एक लिक्विड एक सॉलिड को अलग कर सकते हैं। देखो, एक दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ दिखा रखा है, डिस्टिलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। नमक पानी से नमक और पानी कैसे अलग किया जाता है, सेम मेथड है। हीटिंग किया जाता है, हीट करने से आपका पानी पहले वेपोराइज करेगा, फिर यहाँ आके ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद हमको यहाँ पे प्योर वाटर मिल जाता है, और लास्ट में हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखिए, डिस्टिलेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड्स को हीट किया जाता है या लिक्विड और सॉलिड को हीट किया जाता है, जिसमें से दोनों का बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग होना चाहिए।
क्योंकि अगर सेम हो जाएगा तो दोनों में से दोनों वेपर, यहाँ से दोनों वेपर निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन अलग अलग होगा तो पहले वो लिक्विड वेपर में बदलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो यहाँ पे ही रहेगा, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला इधर ठंडा होके फिर से हमको लिक्विड मिलेगा। और इस तरीके से हम दो लिक्विड्स को या एक लिक्विड एक सॉलिड को ऐसे अलग अलग करते हैं। आप ये जो प्रोसेस है ये आप वापस से पढ़ेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 11 में, अपने 11th सिलेबस में ही। देन थर्ड प्रोसेस आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ध्यान रखिए, सब्लिमेशन आप सबने घर में देखा है। जैसे आपके घर में आप लोग फिनाइल गोली वगैरह यूज करते हैं या कैम्फर यूज करते हैं, कपूर जिसे कहा जाता है, या फिर आप आयोडीन देख लीजिए। आयोडीन तो आपने यूज किया नहीं होगा घर में, लेकिन कपूर और नेफ्थलीन बॉल्स इन दोनों को आपने पक्का यूज किया है। ठीक है, तो ये दोनों जो होता है इनको अगर आप छोड़ दीजिए हवा में तो ये अपने आप सॉलिड से सीधा गैसियस फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे नेफ्थलीन बॉल्स को फिनाइल गोली जो कहते हैं, आप अपने कपड़ों में रखते हैं या सूटकेस में डाल दीजिए, कुछ दिन के बाद वो गायब हो जाता है। तो एक तो होता क्या है कि ये एयर के साथ मिक्स होने के बाद सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है और हवा में घुल मिल जाता है, जिसकी वजह से हमको ये गायब होते हुए दिखता है। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है क्या? तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक पहले चीज समझिए, आप सबने जेम्स देखा है। जेम्स कहने का मतलब है वो पत्थर जो हम लोग अंगूठी में पहनते हैं, हाथों में, बहुत के पापा लोग पहनते हैं या भैया भी लोग पहनते हैं। ठीक है, तो उन पत्थरों को हम जेम्स कहते हैं। एक चीज इसमें देखने लायक है, अगर आप इस पत्थर को ढंग से देखेंगे तो पत्थरों में एक कुछ ना कुछ शेप बना होता है, हर पत्थर का कुछ ना कुछ शेप होता है। उस परफेक्ट शेप को हम क्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे आप डायमंड ले लो तो डायमंड का एक परफेक्ट शेप है, ग्रेफाइट ले लो उसका एक परफेक्ट शेप है। तो इन सब को हम क्रिस्टल्स कहते हैं। क्रिस्टल्स मेनली सॉलिड का होता है। जैसे आपके घर का चीनी, चीनी का जो शेप है आप देखिए, हर चीनी जो है वो क्यूबिकल शेप में मिलेगा, क्यूब के शेप में मिलेगा हर चीनी। तो वो जो शेप है उसको हम क्रिस्टल्स ऑफ शुगर कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड्स के क्रिस्टल्स की या सॉलिड्स के शेप की स्टडी करते हैं और उस शेप को प्यूरिफाई भी किया जाता है इस मेथड से। डेफिनेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड in the form of its crystals from a solution। ठीक, अभी क्या है, एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट है और एक इम्प्योर सॉलिड है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो गया और जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड होगा। तो इसको हम वापस से हीट करने के प्रोसेस को यूज करेंगे। हीट करने से होगा क्या कि जो लिक्विड है वो वेपराइज होके बाहर निकल जाएगा और जो आपका सॉलिड है वो आपका क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमको दिखता है। इसका डेफिनेशन ध्यान रखें, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सॉलिड को प्योर फॉर्म में बनाते हैं या निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग मेथड। जिस एग्जांपल दे रखा है मैंने, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज कहने का मतलब है NaCl मिलेगा, MgCl2 मिलेगा, CaCl2, इस टाइप से सारे सॉल्ट्स मिलते हैं हमको। ठीक, तो उसमें से इन सभी सॉल्ट्स को निकाल के हम प्योर वाटर लेते हैं। जब सॉल्ट बाहर आता है ये सब सॉल्ट का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे NaCl, NaCl के भी कुछ स्ट्रक्चर होंगे, CaCl2 का स्ट्रक्चर होगा, MgCl2 का। ये सब एक हेक्सागोनल, सॉरी हेक्सागोनल में क्यूबिकल स्ट्रक्चर में इनको पढ़ते हैं। क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब है कि वैसे स्ट्रक्चर जैसे आपको शुगर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स आप 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे, एक्चुअल में 12th के सिलेबस में पढ़ेंगे और इन्हीं सबको हम क्रिस्टल्स कहते हैं। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सेपरेशन या इस टाइप का प्रोसेस आपने देखा है कई बार। कई बार कहने का मतलब है कि आप सबने क्रशर वगैरह देखे हो कहीं ना कहीं, तो आप ट्रैवलिंग के वक्त क्रशर देखे जहाँ क्रशर चलते हैं या गिट्टी बनता है वो सब। ठीक है, उस जगह क्या है, दो रोलर आपको दिखते होंगे इस टाइप से, उसमें बेल्ट लगा होता है, इसको कन्वेयर बेल्ट कहा जाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने आटा चक्की देखा होगा, वहां पे इस टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है।
दो रोलर होते हैं, उसमें बेल्ट लगा होता है। आपके आटा चक्की में जो बेल्ट होता है वो कपड़े का होता है, और जो आपके क्रशर फैक्ट्री में या साइट पे जो इस टाइप का अरेंजमेंट होते हैं, वहाँ पे जो बेल्ट है वो चेन का या लोहे का होता है। उस कंडीशन में क्या है, ये हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमको लोहे का सामान या लोहे की चीजों को अलग अलग करना होता है। इसमें क्या है, एक रोलर मैग्नेट का होता है और दूसरा जो रोलर है वो बिना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ से जब हम ओर को डालते हैं, देखिए यहाँ पे एक नया टर्म है आपके लिए, ओर है क्या? और वो एलिमेंट को कहते हैं जो हम जमीन से कच्चे पदार्थों में, जैसे हमारा लोहा निकल रहा है अगर जमीन से, तो उस कंडीशन में वो कच्चा होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्यूरिटी होती है। इम्प्यूरिटी मतलब गंदगी होती है। उस गंदगी के साथ वो पूरा पूरी ओर कहलाता है, उसको हम कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो ये जब हम यहाँ से डालेंगे तो हुआ क्या कि जो मैग्नेट वाला जो मैग्नेटिक होगा लोहा, वो इससे चिपक के यहाँ तक गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो यहाँ से यहाँ अपने ट्रैवलिंग फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो यहाँ से इस जगह पे गिरेगा। तो दोनों इस टाइप से सेपरेट किए जाते हैं। ये एक प्रोसेस है जिनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है कि इस मेथड में वैसे लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है जिसमें दो अलग अलग लिक्विड या दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। दो इमिसिबल लिक्विड्स, जो दो लिक्विड जो मिक्स नहीं होते, इनको उसमें यूज किया जाता है। एक एग्जांपल मैंने दिखा रखा है कि एक है आपका RCOOH और एक है आपका RNH2, मतलब एक अमोनिया ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों को ट्रीट किया जाता है NaOH के साथ। तो हम क्या करते हैं कि ये इसके बाद ये दोनों मिक्स नहीं होने की वजह से दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। This method is based on the preferential solubility of one of its components of the mixture in a particular solvent while the other components form a separate layer if present। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग insoluble liquids को इससे आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेवेंथ है एटमोलाइसिस। एटमोलाइसिस जो है ये मिक्सिंग है गैसेस का, या यूं कहिए कि गैसेस को सेपरेट करने के काम में यूज किया जाता है। इसमें टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक टर्म है जो हम यूज करते हैं। अब डिफ्यूजन है क्या? तो एक देखो, आप लोग घर पे एक चीज यूज करते हैं, डीओ। हर किसी घर में डीओ होता है, या आप पार्टी में जाते हो तब यूज करते हो, या ऐसे भी रखते हैं। तो डीओ का करते हैं, जब जब भी आप डीओ प्रेस करेंगे, डीओ का ऊपर का नॉब अगर आप प्रेस करते हैं तो उस कंडीशन में से गैस रिलीज होता है, लिक्विड्स रिलीज होता है। देखिए वो जो डीओ से जब गैस निकलता है या लिक्विड निकलता है तो वो करता क्या है कि आपके हवा के जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उसमें जाके वो मिक्स होता है। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एटमोलाइसिस है ये क्या करता है कि दो गैसेस को आपस में मिक्स करता है या दो गैसेस को अलग अलग करता है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे डिटरमाइन होता है? तो जो हल्की गैसेस होंगे वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जो भारी गैस होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अब हल्का और भारी हम कैसे पहचानेंगे? तो जिनका एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। मतलब जो गैसेस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो तेजी से चलेंगे, जो गैसेस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो स्लोली स्लोली चलेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये भी देख सकते हैं आप अपने घर में कि एलपीजी गैस अगर आपका लीक कर रहा है तो आपको जो है आपको मतलब सेंट आने में उसका थोड़ा टाइम भी लगता है। ठीक है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं उसमें। देन नेक्स्ट है अलॉयज। अलॉयज मेरे ख्याल से आप सबको पता है। अलॉयज अलॉयज मेरे ख्याल से आप सबको पता है। अलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। कहने का मतलब है अलॉयज उन चीजों को कहते हैं जिनसे हम या तो एक मेटल को दूसरे मेटल से मिक्स करते हैं, या फिर एक मेटल को नॉन मेटल से मिक्स करेंगे, या फिर
मेटल, नॉन मेटल और मेटल तीनों अलग अलग हो, तीनों को मिक्स करेंगे। आपके घर पे खुद के एग्जाम्पल होंगे, जैसे आपके घर के बर्तन हो गए, स्टेनलेस स्टील का चम्मच हो गया, ठीक है, ब्रास का बर्तन वगैरह हो गया, ब्रॉन्ज का बर्तन वगैरह हो गया, ये सब। या ब्रास का आप कुछ स्क्रू देख लो, ठीक है, नट वगैरह देख लो, नट बोल्ट देख लो, वो सभी इस अलॉयस के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है मैंने, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, व्हाइट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड एंड स्टर्लिंग सिल्वर। ये सारे मार्केट में अवेलेबल एग्जांपल्स हैं जो हम अलॉयस के एग्जांपल्स में देख सकते हैं। अभी किसी को डाउट है कोई प्रोसेस में? नो सर। नो सर। उपम, आज आपका भाई भी क्लास कर रहा है क्या? किसी को डाउट है कोई प्रोसेस में तो वापस रिपीट करूंगा, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। नो अगर सर। नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है, क्योंकि आवाज मुझे किसी का सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते किसको है और रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है, ठीक है। तो डाल्टन की जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, डाल्टन ने क्या कहा था, क्या कर रहा है? डाल्टन ने क्या कहा था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही एटम्स को हम बना सकते हैं। हर एटम्स का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होता है। सेम टाइप ऑफ एटम सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएंगे। और इनकी जो थ्योरी है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को भी सेटिस्फाई करती है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एटॉमिक मास जो है ये डाल्टन के थ्योरी के ऊपर ही डिफाइंड है। डाल्टन ने कुछ स्टैंडर्ड्स लिए थे और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एटॉमिक मास दिया गया। एक चीज ध्यान रखिए, एटॉमिक मास जो है सबसे पहले हाइड्रोजन एज ए स्टैंडर्ड लेके बनाए थे, देन ऑक्सीजन लिए और उसके बाद कार्बन को लिया गया था। इसमें कहा क्या जाता है कि इन तीनों एलिमेंट्स से हम बाकी सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टैंडर्ड था हाइड्रोजन, उन्होंने क्या कहा कि जो एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होगा उसका वो उसके 1 ग्राम से नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है एक एटम का वो कितना भारी है। सबसे पहला ध्यान दीजिए, डेफिनेशन क्या है इसका, या क्या कहा था उन्होंने कि हाइड्रोजन के एक एटम के मास से नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना भारी है, ठीक है, ध्यान दीजिए। देन यही चीज ऑक्सीजन के लिए लागू होता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। तो ऑक्सीजन के 16वें हिस्से, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम को अगर हम ले लें तो उस ऑक्सीजन का जो 16वां हिस्सा होगा, उस 16वें हिस्से से जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा। ध्यान दीजिए इस चीज को, ऑक्सीजन के एक एटम के 16वें हिस्से से नाइट्रोजन के एक एटम का वजन कितना होगा, इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास फॉर नाइट्रोजन। ठीक सेम डेफिनेशन कार्बन के लिए है कि अगर हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कंपेयर करेंगे कार्बन से, तो कार्बन का जो एक एटम का 12वां हिस्सा होगा, उस 12वें हिस्से से नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना है। 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कहने का मतलब है अगर मैं कार्बन का एक एटम ले लूं और उस एटम को 12 हिस्सों में तोड़ दिया जाए,
ध्यान दीजिए, कार्बन का एक एटम लिया जाए और उस कार्बन के 12 टुकड़े किए जाए उस एटम के, तो 12वें टुकड़े का जो वजन होगा उससे नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना ज्यादा है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। हाँ प्रियांशु, देखो आवाज सर नहीं आ रहा था, आप लिख एक के बार बताइए आप क्या एक बार क्वेश्चन है। आप एग्जांपल से इसका समझा दीजिए ना सर, एग्जांपल से समझा दीजिए ना। आवाज मुझे नहीं आ रहा है, आप लिख के बताइए क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है। हेलो यस सर। प्रियांशु, देखो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आगे 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 पढ़ना है अपने को, ठीक है। पर ध्यान रखिए कि अगर सपोज करो कि कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ना लेके हम लोग नाइट्रोजन ही ले ले या सोडियम ले ले, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। ठीक है। तो या आप कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ले लो जिसका कुछ ना कुछ एटॉमिक मास हो, तो जितना उसका एटॉमिक मास होगा हम उसके एक एटम को उतने टुकड़े में बांटेंगे। जैसे हमने सोडियम लिया, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। रूपम, आप क्लास कर रहे हो या गेम खेल रहे हो? ठीक है, अगर आप सोडियम एज एन एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, और उस सोडियम को आप क्या कीजिए, 23 टुकड़े में बांट दीजिए। उस सोडियम के एक एटम को 23 टुकड़े में बांट दीजिए और उसका एक टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, तो उसका एक टुकड़ा जो होगा कितना, हम उसको क्या कहेंगे कि 1/23 पार्ट्स है वो सोडियम का, 1/23 पार्ट हो जाएगा वो सोडियम का। ठीक। यस सर। अब उस टुकड़े का जो मास होगा हम उससे किसी भी एलिमेंट के मास को कंपेयर करेंगे। जैसे नाइट्रोजन लिए, कार्बन लिए, फ्लोरीन लिए, उसका हम क्या देखेंगे, फ्लोरीन के एक एटम का जो मास है वो सोडियम के उस 23वें टुकड़े से कितना गुना भारी है। मतलब उसका जो फ्लोरीन का जो मास होना चाहिए वो उसके 23वें टुकड़े से कितना गुना भारी है। जो वो वजन आएगा वो हमारा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हो जाएगा फ्लोरीन के लिए। तो स्टैंडर्ड आप यस कुछ सर। भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड लिया गया था, सबसे पहले हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। लेकिन बाद में कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। ठीक, इसलिए फिक्स कर दिया गया क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो एग्जैक्टली हमको 12 मिलता है, लेकिन बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के साथ नहीं है, ऑक्सीजन के साथ भी नहीं है, किसी भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलता हो। इस वजह से कार्बन को उस टाइम फिक्स किया गया था आईपैक के द्वारा, और आज भी हम कार्बन का ही स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, यस सर। और किसी को डाउट एटॉमिक मास समझने में? नो सर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं। फॉर्मूला देखिए, खुद से आप बना सकते हो। जैसे सोडियम लिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में अगर सोडियम एज अ स्टैंडर्ड लेके दिया जाए कि सोडियम स्टैंडर्ड लेके तब बनाइए, तो यहाँ पे 1/23 हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम चला आएगा। उसी जगह पे अगर फ्लोरीन कहा जाए तो फ्लोरीन का 1 उतना एटॉमिक मास हो जाएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड से अपने आप क्वेश्चन के हिसाब से भी बदल सकते हैं। अब देखिए, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जो कार्बन का एक एटम का जो मास है, कार्बन 12, ध्यान दीजिए यहाँ मैंने कार्बन 12 लिखा है, तो कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। कार्बन 13 भी नहीं, कार्बन 14 भी नहीं। ठीक है, हम हमेशा कार्बन 12 एज ए स्टैंडर्ड लेके चलेंगे क्योंकि कार्बन 12 जो है यही मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है, इस वजह से। तो इसका प्रैक्टिकली जो मास देखा गया था वो 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम देखा गया था, या फिर -26 kg में देखा गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्ट करेंगे AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो AMU है ये यूनिट है एटम्स के मास को मेजर करने के लिए। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 पार्ट
ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का एक टुकड़ा जो हम लेंगे उसका कितना वजन है वो बताता है। एक एएमयू जो है ये कार्बन के एक टुकड़े के मास को बताता है। तो उसका जो वजन होता है वो एक्चुअल में होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, चाहे केजी। -27 केजी। ठीक जी है, अब जी। ये जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पुट कर सकते हैं, ये नीचे वाले पोर्शन पे। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और -27 केजी। ये जो नीचे का हिस्सा है 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ये हमारा 1 एएमयू कहलाता है। 1 एएमयू बराबर इतना वैल्यू। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि 1 एएमयू का वैल्यू कितना होता है। देन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अब देखिए जो एवरेज एटॉमिक मास है ये क्यों यूज किया जाता है। एवरेज एटॉमिक मास बेसिकली आइसोटोप्स वगैरह की वजह से आता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 हो गए, बाकी सब के और भी 4। होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम ये एवरेज आइसोटोपिक मास निकालना पड़ता है। अब 3 तरीका है इसको निकालने का, 3 मेथड्स हैं जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला, average isotopic mass is equals to m into a plus n into b upon m plus n। जहाँ पे a और b क्या है, एटॉमिक मास है आइसोटोप्स का। अगर कार्बन के 2 आइसोटोप दिए गए हो आपको, मान लीजिए कार्बन 12 और कार्बन 14, आपको 2 आइसोटोप दिए गए हैं, तो उन दोनों का एटॉमिक मास हो जाएगा a और b। मतलब कार्बन 12 का एटॉमिक मास हो जाएगा 12, जिसको हम कहेंगे a। कार्बन 14 का एटॉमिक मास हो जाएगा बी, जिनको हम कहेंगे सॉरी, कार्बन 14 का एटॉमिक मास हो जाएगा 14, जिनको हम कहेंगे बी। उसके बाद उसका रेशियो दिया रहेगा किस परसेंटेज में या किस रेशियो में वो हमको इस अर्थ पे मिलता है, तो वो एम और एन का वैल्यू पुट करेंगे। सेम तरीके से दूसरा फॉर्मूला है x/100 इंटू ए प्लस y/100 इंटू बी, जहाँ पे x और y जो है परसेंटेज है। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा एक एलिमेंट है जिसका 2 आइसोटोप है, जिसमें से एक का परसेंटेज 60% तो दूसरे का 40%। अब उसका एवरेज आइसोटोपिक मास कितना होगा वो बताइए। ठीक, y का वैल्यू यहाँ पे 100 माइनस x लिया जाता है। तीसरा फॉर्मूला, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100 इंटू आइसोटोपिक मास। तो तीसरा जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल में सेकंड फॉर्मूले से ही निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, जैसे सेकंड फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे 2 आइसोटोप्स लिए गए हैं ए और बी। अगर किसी एलिमेंट ऐसा है जिसका 3 आइसोटोप हो या 3 से अधिक आइसोटोप हो और वो अगर क्वेश्चन में दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम ये समेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100, तो यहाँ जो x है ये x है हमारा परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100, और a जो है ये हमारा आइसोटोपिक मास है। तो यहाँ जो मल्टीप्लाइड है ये हम आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यू हैव 2 मिनट्स, आपके पास 2 मिनट है। आप फॉर्मूला देखिए, मैं स्क्रीन चालू रखता हूँ ऐसे ही, आप फॉर्मूला देखिए और पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड आउट कीजिए, फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा और क्या आंसर आएगा। क्या कौन सा फॉर्म लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला
थर्ड फॉर्मूला। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। नंदनी वापस से चेक कीजिए आंसर। सर देखिए आपके पास नियॉन दे रखा है जिसका 3 आइसोटोप्स है, ठीक, 3 आइसोटोप है, उसमें से नियॉन 20, 21 और 22। उसका उनका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है। देखिए यहाँ परसेंटेज अबंडेंस है, तो ये जो परसेंटेज अबंडेंस है यहाँ पे आपका सबसे पहला चला जाएगा 90.51 डिवाइड बाय 100 इनटू 20 फर्स्ट नियॉन के लिए, उसी तरीके से 21 के लिए जाएगा, उसी तरीके से 22 के लिए जाएगा। अब आप बनाइए। प्रियांशु 21 एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? सर रूपम देखिए आंसर 21 के आसपास है, ठीक है, आप ढंग से कैलकुलेट कीजिए। आंसर इज 3। मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, इक्वेशन जो होगा सबसे पहला परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100 इंटू आइसोटोपिक मास कीजिए, जिसमें से सबसे पहला नियॉन के लिए हो जाएगा 90.51 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 प्लस 0.27 डिवाइड बाय 100 इंटू 21 प्लस 9.22 डिवाइड बाय 100 इंटू 22। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। आंसर है फ्रीज अभी चल रहा है। 20.179। प्रियांशु चेक कीजिए अपना कैलकुलेशन, 20.179। और जो बाकी बचे क्वेश्चंस हैं, टोटल मैंने 6 क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ठीक, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको एज एन होमवर्क बना के सबमिट करना है। आया किसी का? देखिए ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद आपको 3 से 4 डिजिट मेंटेन करना है डिवाइड में, हमेशा ध्यान रखें, पॉइंट के बाद 3 से 4 डिजिट मेंटेन करना है, तो ही परफेक्ट आंसर आएगा। नंदनी आपका कितना आया? अब सबसे पूछ रहे हो, बोलो।